नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक वर्क पावर एनर्जी टॉपिक लेके आया हूं और वो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसकी 2 क्लास बनी है और मैंने दोनों क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है। अब सारी जो भी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्वेश्चन की जो भी क्लास बनेगी वो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। मैंने ये आज नया टॉपिक है, इसको मैं एक ही क्लास में पूरे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आज मैंने मैथ की और रीजनिंग की भी क्लास डाली है, तो आप मैथ और रीजनिंग की क्लास भी देखें। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी है। और हरियाणा सीईटी की भी आप तैयारी करते हैं तो हरियाणा सीईटी में भी जो मैथ रीजनिंग आएगी ना वो उससे बाहर नहीं जाने वाली, तो आप बेझिझक इनकी तैयारी कीजिएगा। और रेलवे एनटीपीसी के लिए जो साइंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप जो भी परेशान रहते हो वो आज से परेशानी आपकी हो गई ख़त्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ, माइक सही है हमारा अपना, और चलते शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि पंख तो ऐसे ही फड़फड़ाते हैं। ठीक है, उड़ान किससे होती है? हौसलों से होती है। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो हमको हारना भी है और जीतना भी है। लास्ट हमारा जीत होनी चाहिए। ठीक है, हार तो बहुत आती है लेकिन जीत, एक जीत हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बार बार बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप एक बार ये सारे फॉर्मूले हैं ना वो नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कार्य क्या होता है? कार्य होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी। ठीक है, बल इंटू में उसकी दिशा में जो कार्य किया गया है उसको बोलते हैं। गतिज ऊर्जा ना, स्थित ऊर्जा होती है mgh में। m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है ग्रेविटी, और h का मतलब होता है हाइट, कितनी हाइट पे है वो। ठीक है, और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब चलते टाइम कितनी एनर्जी है उसमें। तो ये इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये इंटू में है। ठीक है, ये क्या लगा रखा है, इंटू है ये। ठीक है, प्लायन वेग इतना होता है। ठीक है, शक्ति होती है कार्य बटे समय, वर्क बटे में टाइम, और वर्क को हम mgh भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कार्य मात्रक, ये है घर्षण बल का फार्मूला ये है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला एक तो ये था। ठीक है, वर्क का एफ इंटू एस, एफ एस कोस थीटा, मतलब कई बार डायरेक्शन भी दिए रखते हैं तो एफ एस कोस थीटा भी लगाना पड़ जाता है। ठीक है, एफ एफ फोर्स होता है मास इंटू में एक्सलेरेशन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं और जो लिख रखे हैं। मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो शुरू में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है तो इनको मैं एक बार में ही सिमटा देता हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक होता है? ये हमें सबको पता है, वाट होता है। ठीक है, और वाट शक्ति का मात्रक होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो आपको पता है गतिज ऊर्जा, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसकी वेग को दुगना करना है, तो हाफ और एम ये तो सारी चीज़ सेम रहेगी, बस वेग दुगना होगा, मतलब वी के ऊपर फर्क पड़ेगा। वी मान लो यहाँ पर वी की जगह रख रखा है हमने 2, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 4। ठीक है, लेकिन हम वेग को कर देते हैं दुगना, 2 का कर देते हैं 4 लिख देते हैं। 4 की स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 16। तो 4 से 16 कितना गुणा है? 4 गुणा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? चौथाई नहीं, चौगुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, एक बल पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, 5 न्यूटन का पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है। बल युगम पैदा करने के लिए 2 सेंटीमीटर अभिलंब दूरी पर पिंड पर लगाया दूसरा 5n का बल किस दिशा में कार्य करेगा?
सीधी सी बात है, जब 5 दक्षिण में काम कर रहा है, पश्चिम में काम कर रहा है, तो 5 पूर्व में भी काम करेगा। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन ये आएगा 5 न्यूटन विपरीत दिशा में काम करेगा, मतलब पूर्व दिशा में काम करेगा। इसका ऑप्शन नहीं है क्या? चलो इसका ऑप्शन देने भूल गए शायद, वो वन लाइनर थे। आप क्वेश्चन आया असली दो, ठीक है, यहाँ मज़े आएंगे आपको। इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। थोड़ा पैन चलने में दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। और मैं अब शुरू कर देता हूँ इस क्लास को। तो चलिए, एक पिंड का भार क्या है? m है। दूसरे पिंड का भार है m2। आपको क्या बताया है? पिंड एक का भार है m1, ठीक है, m भार है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका तो m है और इसका है 2m, ठीक है। यार फिर नहीं चल रहा है, 2m, ठीक है, 2m है। इनकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है, ये तो h हाइट पे है, और ये है, ये 2h हाइट पे है, ठीक है। ये 2h हाइट पे है। आगे क्या कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब देख, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लिख देते हैं, तो mgh यहाँ भी रखेंगे, mgh, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया और ये दूसरा वाला सेकंड वाले के लिए हो गया। समझ में आ गया? तो हम रख देते हैं। देखो मास कितना है इसका, तो m मास है, इनटू में g दोनों का सेम है, तो g तो काट ही देते, दोनों का हटा देते, ठीक है। अनुपात निकाले, g हटा देते। इसका m है, इसका m2, और हाइट इसकी पहले वाले की कितनी है? h है, ठीक है। और अनुपात लगा देते। इसका मास कितना है दूसरे वाले का? दूसरे वाला का मास है 2m, और हाइट भी कितनी है? 2m, 2h, ठीक है। तो h से h कट गया, मतलब h से m कट गया, h से h कट गया, ठीक है। तो इस साइड बचा 4 और इस साइड बचा 1, तो 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओह हो, हमने ध्यान नहीं दिया भाई, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। यहाँ 3 है, ठीक है, 3 गड़बड़ कर दी, और m2 भार है ये, तो इसकी हाइट, रुक जाओ मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। देखो पहले में क्या दे रखा है? पहले का वेट है m और हाइट है 3h, ठीक है। और दूसरे में वेट है 2m और हाइट दे रखी है h, ऐसे ही है ना भाई? एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती कई बार। हाइट है दूसरे की h, हमने दूसरे पेज में ये सही ले लिया है, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला क्या होता है? mgh, तो g से g कट जाएगा, यहाँ बचा mh और यहाँ भी बचा mh, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों से बच गए। इस m से ये m कट जाएगा, ये h से ये h कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा सिर्फ 3 अनुपात में, यहाँ बचा सिर्फ 2 अनुपात में, ठीक है। तो 3:2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। और ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये 3 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर सिर्फ h ही लिख दिया पहले वाले के लिए। तो हमारा क्या है? 3:2 आंसर आया है। तो 3:2 किस में है? इस ऑप्शन में है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। स्थित ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? 3:2। तो ये थोड़ा गलत है, मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। ये गलत है भाई, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, बाकी सब 3:2, ठीक है, 3:2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं ले लेता हूँ पेंसिल, ठीक है। समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग, द्रव्यमान क्या है? समान है, ठीक है। v और v3 है, तो इसकी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। देखो गतिज ऊर्जा की जब बात करते हैं हम, तो गतिज ऊर्जा हमें पता है क्या होती है? हाफ mv², ठीक है। तो क्या कह रहा है? द्रव्यमान सेम है और हाफ भी सेम ही होता है, दोनों के अंदर हाफ भी सेम ही रहेगा, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या क्या? v बचेगा, ठीक है। तो हम v से ही सवाल निकाल लेंगे, v² से ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब देखो क्या कह रहा है, v और v3 है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? एक बार तो v की स्क्वायर करनी है, अनुपात लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और एक बार क्या करनी है? 3v की स्क्वायर करनी है, और फिर मतलब इसकी स्क्वायर करनी, 3v की स्क्वायर करनी, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको सोल्व कर ले। v की जगह हम क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे, v की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर 2 रखेंगे
तो 3 दूनी 6 और 6 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 6 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो एक बार देखो 4 को ये 9 पे कट जाएगा ना, तो इधर 1 और ये 9 अनुपात आ जाएगा। तो 1:9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 1:9। ठीक है, 1:9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो 1:9 कौन सा है, ये तीसरे नंबर का है। याद रखना, ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा आपका, ये लगाना है। ठीक है, 1:9। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड है नहीं कुछ भी, और हार्ड चीज़ें होती भी नहीं, समझने के ऊपर है, क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हैं तो आपको हार्ड भी लग सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि एक विराम अवस्था में 10 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है 4 सेकंड तक। तो लगने के कारण, मतलब 4 सेकंड तक लगने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन 3 स्टेप पर होगा। देखो सबसे पहले हमें वर्क कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है, जो वर्क होता है वो उसका फॉर्मूला शुरू में मैंने दिखा दिया मैंने। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है F इंटू में S। ठीक है, F का मतलब होता है फोर्स और S का मतलब होता है किया गया, मतलब कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, वो होता है। F यहाँ दे रखा है 10 न्यूटन है। ठीक है, F दे रखा है 10 न्यूटन, और S हमें निकालना है। S निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। S निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है S निकालने का UT, मैंने पिछली क्लासों में करवाया है। UT प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला S निकालने का। लेकिन यहाँ पर बात आई S निकालने की, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने फार्मूला सुना होगा, फोर्स इजकल टू ma। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, F/m। ठीक है, F/m चल जाए यार, कई बार पेन नहीं चलता यार। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, फोर्स/m। भाई हमने इस m को इस f के नीचे भेज दिया, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास मास भी है और फोर्स भी है। अब देखो फोर्स कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन का है, और मास कितना है हमारे पास 10 kg का। ठीक है, 10 न्यूटन का बल है और 10 kg का फोर्स है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास निकल गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकलने के बाद हमें क्या रखना है, या एस में रखना है इसको, मतलब इसमें रखना है भाई, कितने में दूरी तय की, इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो भाई शुरुआती स्पीड हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, शुरुआती स्पीड है, विराम से चल रहा है तो 0 है। ठीक है, विराम से चल रहा है तो 0 है, तो u आएगा तो 0। ठीक है, u का मान क्या होगा 0। तो s इजकल टू, ठीक है, s इजकल टू u 0 है तो t भी 0। ठीक है, ut प्लस में 0, ये आ जाएगा हाफ a की है, t कितना है भाई, टाइम कितना दे रखा, 4 सेकंड दे रखा, तो 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, कट, ये कट के कितना आ जाएगा 8। तो जो है हमारे पास s है वो कितना आ गया 8। ठीक है, s हमारे पास आ गया 8। ठीक है, और हमारे पास f दे रखा है, w के फार्मूले, मतलब वर्क का फार्मूला क्या होता है f इंटू एस। ठीक है, तो हमारे पास है सारी चीज़ें हैं। अब की बार W बराबर, मतलब वर्क बराबर F कितना है 10 और S कितना है 8। 10 इंटू में 8 इजक्वल टू होता है 80। तो 80 जूल का इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। तो पूरा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले बेस ही है, बाकी समझ में आया ना आपको मैंने कैसे समझाया। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, F.S, मतलब फोर्स इंटू में जितना किया गया है, कितनी दूरी तय की गई है वो। ठीक है, वो हो गया कार्य। हमारे पास फोर्स तो दे रखा है, पर एस नहीं दे रखा, मतलब कि दूरी नहीं दे रखी, कितनी दूरी चला है वो, ये नहीं दे रखी। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक फोर्स का ही फार्मूला होता है F इजक्वल टू एम ए। ठीक है, F इजक्वल टू एम ए से हमने ए को रख लिया इस साइड, और F/m रख दिया, क्योंकि F भी है हमारे पास और मास भी है। ठीक है, फोर्स भी है और मास भी है। ठीक है, उससे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर S निकाल लिया, फिर इस वर्क वाले फॉर्मूले में रख दिया, और ये आ गया
हमारा आंसर 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है तो उनका संवेग का अनुपात क्या होगा। देखो, समान गति से चल रहे हैं तो संवेग क्या होगा। ठीक है, तो देखो संवेग जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पहले मैं बता देता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, यहाँ कोई चित्र ले लेता हूँ मैं, देखो 3D में है कोई नहीं है। चलो मान लो एक ये पिंड है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, और ये गोला इस साइड जा रहा है, मतलब कि इस साइड जा रहा है, और ये गोला जिस स्पीड से जा रहा है, मान लो इसका वेट है कितना, यहाँ दे रखा है 1 ग्राम, तो इसका वेट है 1 ग्राम, और इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 × 10 ये जुड़ के इसके टिकेगा। मतलब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये भाई आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसा ही बाका टेढ़ा आदमी ये खड़ा है, ये गोला इसके टिकेगा ना। ये 1 ग्राम का है तो 10 × 1 करके टिकेगा। ये 2 ग्राम का होता मान लो, तो 10 × 20 मतलब 20 के जितना फोर्स लगता, 20 यूनिट के जितना, ठीक है, इस बंदे के। अब 1 ग्राम का है तो 1 × 10 मतलब 10 के यूनिट जितना इसके फोर्स लगेगा, इसके टिकेगी। तो ऐसे उस जो टिकती है ना, जिस जोर से टिका उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, संवेग। ठीक है, कितना जोर लगाया उसने, जैसे दो गाड़ी की टक्कर होगी, ठीक है, तो मतलब छोटी गाड़ी थी तो कम नुकसान करेगी, ज़्यादा बड़ा ट्रक की टक्कर होगी तो ट्रक ज़्यादा लॉस करेंगे क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, और स्पीड भी डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी करती है m × v के ऊपर डिपेंड। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी के मतलब वेग। ठीक है, मास इंटू में वेग के ऊपर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के दो चीज़ें हैं, इनके पास दो है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात निकालना है। बोल रहा है कि 1 ग्राम हम ले लेते 1 ग्राम, और इस अनुपात में ले लेते हैं दूसरी साइड में एक है 2 ग्राम का। ठीक है, 1 ग्राम और 2 ग्राम की समान गतिज ऊर्जा से संवेदनशील है, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम के, और गति कितनी इनकी, इसकी भी v है और इसकी भी v है, इससे संवेदनशील है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात भी क्या होगा, 1:2। ठीक है, इनका अनुपात भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो है नहीं कुछ v के ऊपर दोनों साइड। ठीक है, तो A1 A2 ये v से v कट जाएगा, ये अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, 1:2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बोल रहा है कि एक सेकंड, ये बोल रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, रेखीय संवेग क्या है, p है। m द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर v निकालना है सबसे पहले तो हमें। ठीक है, v निकाल के हमें काइनेटिक एनर्जी में रख देना है। v मतलब वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है भाई, एक पिंड है, उसका भार कितना है, m है भार। ठीक है, भार दे रखा है m, उसका कोणीय संवेग जो है वो है p, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है p संवेग। ठीक है, संवेग कितना है, p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m × v। ठीक है, m × v दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये बोल रहा है कि संवेग तो इसका p है। ठीक है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू चाहिए तो v = इसका मास भी m है, तो v = क्या हो जाएगा, m ना p/m, p/m भाई, m इसके नीचे चल जाएगा ना, तो p/m बच जाएगा v की वैल्यू। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/m। और ये ही चीज़ हमें काइनेटिक एनर्जी में बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी में हम रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो v² की जगह ये सिस्टम तारना हमें, तो 2 बार p/m रख देते हैं, फिर यहाँ भी p/m रख देते हैं। एक m से एक m कट गया और बचा क्या, p² / 2m। ठीक है, ये हो गया
मतलब एक m द्रव्यमान के रेखीय संवेग का मान p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब v की वैल्यू निकाली और काइनेटिक एनर्जी में रख दी हमने। v की वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि हमें सबको पता है कि p इजकल टू होता है mv। ठीक है, यहीं से ही हमने v निकाल लिया, बस इतना सा करके हमने काइनेटिक एनर्जी में रख दिया। तो ये ऐसा डिजाइन कहाँ पर है, ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो कहाँ गया पैन, हाँ ये रहा। एक मनुष्य 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को अपने हाथ से 36 तल पर 20 मीटर चलता है। मनुष्य द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बार वो आप सुनते हो ना कि कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो आज मैं बताऊंगा शून्य कैसे होता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी अभी मैंने बताया था, वर्क इजकल टू क्या होता है, एफ इंटू में एस। ठीक है, एफ इंटू में एस होता है। आपने इतना फॉर्मूला देखा, मैं अब आपको वो फॉर्मूला और दिखाता हूँ जिसमें कोस थीटा और था। देखो ये रहा। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला और बताया था जिसमें कोण की बात होती है ना, वो ये है। देखो सेम फॉर्मूले हैं दोनों और काम भी दोनों का सेम है, लेकिन जब कोण की बात हो जाती है, कोण डायरेक्शन की बात, तो ये पूरा आता है एफ मतलब डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं और यहाँ पर आगे और लिख देते हैं इंटू में कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा हो गया, एफ एस कोस थीटा इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो मानो कि यहाँ पर एक कोई चित्र बन सकता है क्या, ये मैं पहले यहाँ एक आदमी बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया इंसान। ओए होए, रुक जा भाई, पहले मैं बना देता हूँ इंसान। ठीक है, ये बना दिया इंसान मैंने। ठीक है, और ये इसका पेट हो गया और ये इसकी टांग हो गई, ये इसके हाथ हो गए। ठीक है भाई, ये थोड़ा कार्टून टाइप का ही है पर आप देख लेना। ठीक है, इसके ऊपर इसने ले रखा है सामान महाराज ने। ठीक है, ये बैलेंस करके चल रहा है, बस हाथ ऊपर नहीं कर रखे इसने। ठीक है, तो एक बार देखो कि ये क्षैतिज चल रहा है, क्षैतिज का मतलब होता है सीधा चल रहा है ये सामान को लेके। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अपने हाथ में ले रखे, तू सिर पे रख ले यार, हाथ की छोड़ो, आप इसको ले लो सिर पे। ठीक है इसको सिर पे ले लो भाई, सेम सवाल है ना, क्षैतिज लेके चलना है हमें, सिर पे ले लो। और एक इसका ये कोण बन रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है, एक इसकी ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनका बीच का कोण कितना बन रहा है, इनके बीच का कोण बन रहा है, देखो एक बार ये चलने का और इसका कोण कितना बन रहा है, देखो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। देखो ये चल इस साइड रहा है। ठीक है, चल इस साइड रहा है और इसका फोर्स इस साइड लग रहा है, तो इसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आप रखोगे ना, तो देखो भाई फोर्स कुछ भी लग रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स नहीं दे रखा है इसने, और ये चला कितना मीटर है, 20 मीटर चला है। ठीक है, फोर्स इसका कुछ भी हो, हम अभी निकाल सकते हैं फोर्स। ठीक है, एफ इजक्वल टू क्या होता है, एम में होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे तो फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लिया, लेकिन कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस 90 की बात करेंगे हम यहाँ पर। कोस 90 कितना होता है, देखो साइन 0 0 होता है और कोस 90 0 होता है। तो जब यहाँ 20 इंटू में 0 हो जाएगा, ये मान लो कि 10 है, फोर्स 10 है, 10 इंटू 20 तो 200 हो जाता, लेकिन यहीं 0 है तो पूरा सिस्टम को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, 0। ठीक है, तो कितना भी किलो वेट उठा रहा हो या कितनी दूर ले जाके टेक के, जब भी एक ये वन लाइनर क्वेश्चनों में आता है ना कि कुली द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। इतना बात आपको ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। भाई अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं इसमें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड की संवेग और गतिज ऊर्जा P और E है। ठीक है, यदि उसका संवेग P3 हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है,
तो बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले, अभी एक दो क्वेश्चन पहले सोल्व किया था कि P बराबर हमने क्या रखा था, P बराबर रख रहा था हमने एम वी की वैल्यू निकाली हमने और उसको P बटे एम कर दिया, ठीक है। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी में रखा और काइनेटिक एनर्जी में रखा तो हमारे पास क्या निकल के आया, तो हमारे पास निकल के आया है पी स्क्वेयर बटे 2m निकल के आया था। ये निकल के आया था ना, अभी एक दो क्वेश्चन पहले की बात है ये, ठीक है। पी स्क्वेयर बटे 2m निकल के आया था हमारे पास, ठीक है। पी स्क्वेयर 2m निकल के आया था, तो ये क्या निकल के आया था, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, के डॉट ई थी ये, ठीक है। के डॉट ई थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये 2m को इसके साथ गुणा करवा दे तो हमें पी स्क्वेयर की वैल्यू निकल जाएगी ना। पी स्क्वेयर मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, क्या होगी, के ई इंटू में 2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये P, इस P की वैल्यू 3P में बदल जाए, इस P की वैल्यू 3P में बदल जाए तो पूरे सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी गुणा हो जाएगी, ये भला भला जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं, ये इस P को हम इस साइड रख लेते हैं, ठीक है, P स्क्वेयर, ठीक है, P स्क्वेयर। यहाँ नीचे की साइड हम 3P स्क्वेयर कर देते हैं, भाई ये तो नीचे सेम ही आएगा, के डॉट, अरे लिख दे यार, के डॉट ई इंटू में 2m। यहाँ हमने क्या ले लिया, P की जगह 3P ले लिया, ठीक है, P की जगह क्या ले लिया, 3P ले लिया। तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात बोली गई है, काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो P स्क्वेयर है, ठीक है, हाँ P स्क्वेयर नहीं है भाई, ये स्क्वेयर है, ठीक है। ये आ जाएगा P स्क्वेयर ऊपर तो, और नीचे आ जाएगा 9P स्क्वेयर, ठीक है। तो P स्क्वेयर से P स्क्वेयर कट जाएगा, 1/9, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी एक थी पहले, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, 9 गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9E काइनेटिक एनर्जी, मतलब 9 गतिज ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। तो 9 गुणा इसकी रिलेशन में 9 गुणा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये सोल्व होगा, थोड़ा अजीब सा था, समझ में ना आए तो दोबारा बता देना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। क्या कहता है कि 5 मीटर लंबी रस्सी के लटके हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहती है, ठीक है। 5 मीटर लंबी के लटके हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहती का एक लड़का बैठा है। सहती क्या मतलब हुआ यार, ये शायद सेहत होगा, सेहत भी ऐसे सेहत होगा, ठीक है। 25 किलोग्राम का लड़का बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी की ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बना देती, लड़के की गुरुत्वाकर्षण गति कितनी होगी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण गति बतानी हमें लड़के की कितनी होगी, और इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है mgh sin थीटा, ठीक है। ये भाई फॉर्मूले हैं, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, ठीक है। तो अब सोल्व कर देते इसको, कितना ग्रेविटेशन आएगा, m कितना है, मास कितना है इसके पास 25 किलोग्राम, g कितना है, g होता है 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो बाकी भाई 9.8 होता है, कभी क्वेश्चन में गड़बड़ आ जाए तो 9.8 भी रख के देख लेना, ठीक है। इनटू में क्या बोल रहा है mgh, कितनी हाइट कितनी है 5 मीटर की, ठीक है, 5 मीटर की, इनटू में 30 डिग्री का कोण बना है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 है। ये भी भाई आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ याद नहीं करवा सकता इनमें से, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो चीज़ याद ही करनी पड़ेगी। ये 5 से काट दिया हमने, ठीक है, 5 पे काट दिया, ये हो गया 25 5 125, और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625, तो 625 इस ऑप्शन में है, हाँ भाई है। तो 625 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि 625 जूल ये नहीं होता तो भाई 9.8 भी रखना पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 9.8 रखते तो कुछ और ही ऑप्शन में उत्तर आता, 625 से तो नीचे ही आता, बात ये है, बस इतनी सी है सिंपल जी, थोड़ा सा नीचे आता, ज़्यादा नीचे भी नहीं, 2-4 अंक के नीचे आते बस, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 625। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड, हाइट है एक की h और एक की है 2h पर रखे गए हैं, तो स्थित ऊर्जा ऊर्जा क्या होगी। स्थित ऊर्जा के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, mgh होता है, mgh। ठीक है, तो एक बार यहाँ रख लेते हैं, m इंटू जी इंटू एच कितनी है, h ही है पहले वाले की। ठीक है, दूसरे की m सेम है, g सेम है और h की जगह क्या है 2h। ठीक है, बराबर द्रव्यमान है ना, तो बराबर द्रव्यमान रहेगा भाई, जी की वैल्यू तो सेम ही होती है हर जगह, मतलब दोनों की सेम रहेगी। तो m से m कट गया, g से g कट गया। ठीक है, यहाँ बता h, यहाँ बता 2h, तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म यहीं पे ही। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को, और बस फॉर्मूले की बात है, बाकी तो क्वेश्चन में होता ही क्या है, कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में तो। ठीक है, बोल रहा है कि 80 किलोग्राम का कोई मनुष्य 20 सीढ़ियाँ 40 सेकंड में चढ़ जाता है। भाई बहुत मेहनत कर दी इस बंदे ने तो। 80 सीढ़ियाँ 20 सेकंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, शक्ति मतलब पावर ज्ञात करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क, WOR के, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, और वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क, WOR के, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है mgh, जो स्थित ऊर्जा होती है ना, वही वर्क वर्क निकालने का फॉर्मूला भी होती है कई बार जब ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो। ठीक है, नहीं यकीन तो मैं आपको एक बार फिर से जो फॉर्मूले की लिस्ट वह घुमा के ले आता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको एक बार वर्क का दर्शन करवा देते हैं। देखो ये रहा, शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटे, मतलब कार्य बटे समय। ठीक है, और ये वर्क है mgh, ये लिख रखा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये, और वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है एक। ठीक है, मतलब हर जगह पर वर्क अलग अलग यूज होता है, याद रखना इस बात को, अपने अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, mgh होता है वर्क का फॉर्मूला, mgh। ठीक है, मास कितना है भाई साहब इसका, 80 किलो का है आदमी। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, और हाइट कितनी है, देखो हाइट कितनी है मैं बताता हूँ। हाइट देखो ये 20 सीढ़ी चढ़ रहा है, 20 सीढ़ी चढ़ रहा है, और एक सीढ़ी है 20 सेंटीमीटर की, तो हाइट कितनी होगी, सीधी सीधी बताओ आप एक बार, हाइट कितनी होगी। हाइट होगी भाई, भाई एक सीढ़ी का, देखो मैं यहाँ लिख के बता दूँ, 20 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 20 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। ठीक है, एक सीढ़ी का मान 20 है और 20 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो हाइट कितनी होगी, 400 होगी ना, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, 400 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और क्या बन जाएगा, 8 चौक 32 और डबल ज़ीरो, तो 3200 जूल इसका आ जाएगा वर्क। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए 3200 बटे में टाइम, टाइम कितना है भाई 40 है, तो 40 को यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौक 32, 80 इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, 80 इसकी पावर आ जाएगी। भाई साहब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ बता क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 लिखी है। ठीक है, और 10 नहीं लिखता तो आंसर आता सही। तो 80 से छोटा कौन सा है, छोटा, थोड़ा सा छोटा ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 78.4 वोट। ठीक है, 78.4 वोट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है, यहाँ 9.8 रख के देखो एक बार, आपका यही आंसर आएगा। नहीं यकीन तो अभी चेक कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये ना आए ना तो कमेंट कर देना, और फिर मैं आपको अगली वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी गलत आने वाला है ही नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। कई बार होती है ना गड़बड़, क्योंकि हम यार शॉर्टकट मतलब आसान करने के लिए 10 रख लेते हैं सीधे, जैसे कट जाए जल्दी से। ठीक है, पृथ्वी से नीचे ना, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम सेहत की वस्तु, सेहत ये साहित्य लिख रखी है, सेहत पता नहीं क्या है, 1 किलोग्राम की वस्तु की स्थित ऊर्जा 1 जूल होगी। ठीक, कितनी ऊंचाई पर 1 जूल होगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि mgh बराबर 1 है। ठीक है,
इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, कितनी ऊंचाई पर, मतलब एच नहीं दे रखा, एच पूछा गया है, ठीक है। तो एच पूछा गया है, तो एच इस साइड रख लेते हैं 1 बटे, और ये दोनों इसके नीचे भेज देते हैं एम जी, ठीक है। तो एच इजकल टू 1/m कितना है भाई, एम है 1 किलो, तो 1 इंटू में, और जूल एम जी, जी कितना है 10 है भाई, 10 ग्राम का है ना, ये 10 ग्राम का है, ठीक है। हाँ सही कर रहा हूँ, 10 ग्राम का है। जी, जी की वैल्यू 10 होगी ना, मतलब जी की वैल्यू 10 की जगह हम ले लेते हैं 9.8, इस बार 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। 10 की वैल्यू ले लेते हैं 9.8, तो 1/, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब नीचे है 1/9.8, 1/9.8 को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो इसका ऑप्शन आएगा, ये आएगा 1.02, ठीक है, 1.02 मीटर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आप करके देख लेना, और बाकी कोई भी इसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 रखेंगे ना तो 0 पॉइंट के पास जाएगा, तो यही आंसर होगा, देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुकिए, हाँ चलिए, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि उसकी चाल होगी, ठीक है। वेलोसिटी, सॉरी, क्या है, वेग पूछा गया है, ठीक है, वेग पूछा गया है। पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर होगी। ये क्या कह रहा है कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा 1 जूल है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 1 जूल, ठीक है। यहाँ पर दे रखी है मतलब 1/2 इंटू में मास दे रखा है इसका 1 kg। अब पूछा गया है कि वी स्क्वेयर की, मतलब वी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये 1/2 में है, इस साइड जाके क्या बना देगा 2, ठीक है, 2 इंटू में ये 1 को इस साइड भेजो मत भेजो, बात बराबर होती है स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो वी स्क्वेयर बराबर 2 होता है, 2 है, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वी की वैल्यू आ जाएगी 2 को रूट में कर दो, ठीक है, और 2 को रूट करते हैं, तो 2 का रूट कितना होता है, 2 का रूट होता है 2 का रूट कितना होता है 1.414, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो 1.414 ऐसे कोई आंसर है, ये रहा तीसरा आंसर हमारे पास है, ये रहा 1.4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें काइनेटिक एनर्जी दे दी 1 जूल, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ निकालनी है वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है, कभी एम हटा रहा है, कभी वी हटा देगा, कभी काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, कभी एम पूछ लेगा, देगा। 3 चीज़ है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इसमें से 2 देगा और 1 पूछेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन के ऊपर बात है, बाकी क्वेश्चन कर दोगे आप, ठीक है। किसी पिंड, रुकिएगा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, 200 जूल एवं उसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, तो उसका वेग क्या होगा भाई। वही सेम सवाल है, वो पीछे वाले में 1 दे रखा था, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 200 जूल, ठीक है। 200 जूल इंटू में हाफ एम की जगह कितना दे रखा है 25 किलोग्राम दे रखा है, 25 इंटू में वेग पूछ लीजिए इसमें फिर से, ठीक है, वेग पूछ लिया। ये 2 यहाँ से हट के इस साइड जाएगा, यहाँ से हट के इस साइड जाएगा, तो ये 400 बना देगा इसको, ठीक है, 400 बना देगा, और ये 25 इसके नीचे जाएगा, तो ये 25 यहाँ लगेगा, ठीक है, और वी स्क्वायर, ठीक है। अब कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा भाई, ये 16 पे कटेगा, ठीक है। 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 16 पे कटेगा, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर आ गया 16, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी भाई, 16 का रूट करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कौन सा आंसर है, तीसरा आंसर है इसका, ठीक है भाई। दोनों साइड रूट करेंगे, 16 का रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और वी का भी रूट करेंगे तो वी और 2 से 2 कट जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी बच जाएगी 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम
का पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो mgh में रखना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सवाल तो ऐसे ही है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, मास कितना है भाई, 1 किलो का। ठीक है, 1 किलो का, और एम है 1 किलो का, जी कितना है 9.8। ठीक है, 9.8, और एच कितना है, एच है 5। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 540 जीरो। ठीक है, 4 5 45 49 और बटे 10, 0 0 कट गया, 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, mgh निकालना था, बस रखनी है वैल्यू, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक घोड़ा, क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास है एक घोड़ा, 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कार्य क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन, बस, तो यही कार्य खत्म। ठीक है, वर्क क्या होता है, WORK, वर्क क्या होता है, बल, फोर्स इंटू में विस्थापन मतलब एस। ठीक है, वर्क क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन। ठीक है, तो वर्क की निकालने का, फोर्स कितना है भाई, 20 न्यूटन का बल लगा इसने, और कितना मीटर खींच दिया, 5 मीटर खींच दिया। यार पेन काम करना छोड़ गया, मैं लिखने लग रहा हूँ, लिख नहीं रहा। देखो 20 न्यूटन का बल है और 5 मीटर तक खींच दिया, तो 20 5 कितने हो गए भाई, 100 हो गए। ठीक है, 20 5 कितने हो गए, 100 हो गए, तो 100 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार मैं पेन वापस लगा लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब इतने। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 50 किलोग्राम के एक आदमी द्वारा 100 मीटर ऊंची मीनार पर चढ़ने के संदर्भ पर किया गया कार्य कितना होगा। तो वही सेम क्वेश्चन, वर्क क्या है, वर्क होता है एफ इंटू में एस। ठीक है, फोर्स कितना लगाया इसने, फोर्स इसने लगाया है पर हमें नहीं पता इसने कितना लगाया है। एक बात बताऊं मैं, जब भी कार्य पूछा जाए और ऊपर चढ़ने की बात हो ना, तो उसकी जगह हम mgh भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, mgh भी ले लेते हैं, तो वो भी कार्य ही होता है। ठीक है, mgh अभी मैंने करवाया था ना थोड़ी देर पहले, mgh भी क्या होता है, कार्य ही होता है। तो m मास कितना है इसका, मास है 50 किलो का, और ग्रेविटी कितनी लगेगी इसके ऊपर, ग्रेविटी लगेगी 9.8 की। ठीक है, तो हम इसको लगा देते ग्रेविटी 10 की। ठीक है, 10 की ग्रेविटी लगा देते हैं, और कितना मीटर ऊपर गया है, 100 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 5 इंटू में 1 2 3 4, 10 की पावर 4 जीरो। ठीक है, तो 5 इंटू में 10 की पावर 4 जीरो कहाँ है आंसर, ये रहा। ठीक है, 5 इंटू में 10 की पावर 4 जूल, 5 इंटू, अरे पहले दूसरे आंसर दोनों सेम ही दे रखे है ना, तो दोनों ही आंसर होंगे। ये गलती से मिस टाइप हो गए इनकी वजह, इनको, और बाकी सेम आंसर यही आएगा। ठीक है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे जहाँ पर मिस टाइप हुआ हो रखा है। ठीक है, याद रखना कई बार हमारे पास सामान कम हो ना, मतलब ऐसे वो नहीं, फोर्स ना हो। देखो यहाँ पर हमारे पास बल नहीं है ना, तो हम mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे वर्क का। ठीक है, तो ये हमें हमारे दिमाग काम करता रहना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगनी कर दी जाए, तो सीधी सी बात है, वही काइनेटिक एनर्जी वाली बात है, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, हाफ mv² होता है, तो v की दुगनी करेंगे, v में 2 रखेंगे तो v की स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो वही था, वो शुरू में भी आया था ये मेरे हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी पिंड के संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना प्रतिशत जाएगा बढ़। ठीक है, किसी उसका 50% मान बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात है ये, कहिए। मैंने पीछे पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो p² के बराबर होती है। ठीक है,
तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गई ऊपर वाली ये, और हम काइनेटिक एनर्जी 2 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये हाँ कितना बढ़ाना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ानी है, 50% बढ़ानी है, ठीक है, 50% बढ़ानी है। तो यहाँ P2 रख लेते हैं हम, ठीक है, P2 और P1। तो ये देखो मान लो ये है 100, ठीक है, ये है 100, ये 50% बढ़ा दे 150, ठीक है, इसकी स्क्वायर कर दी, इसकी भी हमने स्क्वायर कर दी, ठीक है, ये 2 भी अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, इसकी स्क्वायर कर दी, नीचे वाले की भी हमने कर दी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पूरे की स्क्वायर ही मान लेते हैं हम, ठीक है, पूरे की स्क्वायर मान ले, भीतर वाले को काट देते हैं, 100 को इससे काटे 10 और 15 हो गए, ठीक है। अब 10 और 15 हो गए, और इसको काट लेते हैं, या 5 बच जाएगा ऊपर, और यहाँ 5 दूनी 10 बच जाएगा, 5 तिया 15 बच जाएगा, ठीक है, 5 दूनी बच जाएगा 10 और 5 तिया क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा, ठीक हो बच जाएगा, ठीक है। अब इनकी कर देते हैं स्क्वायर, तो इनकी स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 9, ठीक है, 4 और 9 आ गया। तो देखो भाई 4 से कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा ना, कितने पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, इनटू में 100, और ये 4 से इसको काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 25 पे कटेगा, ठीक है, और 25 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 125, तो 125% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 125% की बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, इसको याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार सॉल्व किया जाता है, फिर बार बार सॉल्व नहीं किया जाता है। जब बार बार क्वेश्चन आते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये तार भी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, देखो काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, के ई की बात चल रही है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ वी है 2, ठीक, क्या कह रहा है 5 मीटर से 3 मीटर हो जाती है, तो क्या कह रहा है 5 मीटर से 3 मीटर हो जाती है, तो 5 मीटर की मतलब V1 की स्क्वायर माइनस V2 की स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूले में चेंज आया है, बाकी रख दो इसमें ही। हाफ एम कितना है, 0.5 ग्राम, मतलब 5/10 ग्राम, बस 0.5 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं 5/10 ग्राम, और यहाँ लिखेंगे 5, V1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं हम, ये करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, तो 1/4 और इंटू में आ जाएगा, 25 में 9 गए तो 16 बचे, ठीक है, और 4 को 16 से काटेंगे तो 4 बच जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4 जूल, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रस्सी द्वारा क्या है, रस्सी तथा पुली संबंधित एक बक्से को, रस्सी तथा पुली संबंधित एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 60 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, तो प्रत्येक शक्ति क्या होगी, ठीक है, इस शक्ति की बात चल रही है, तो शक्ति की बात करते हैं हम, शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान क्या बोलता है भाई, शक्तिमान बोलता है वर्क करो, वर्क करो, कितना करोगे, यार ये पेन भी बड़ा अजीब चल रहा है आज, कट कट के, ठीक है, वर्क करो और कितना टाइम तक करोगे उसको बोलते हैं शक्ति, शक्तिशाली जो आदमी होता है कितनी देर तक काम करता है वो उसको बोलते हैं शक्तिशाली आदमी, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो समझ लेना कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब हमारे पास वर्क नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, वर्क नहीं है। वर्क निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू में वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू में एस होता है। हमारे पास एफ है, एफ कितना है 100 न्यूटन, और एस कितना है
एच कितना है भाई 20 मीटर दूरी तक 30 सेकंड तक 10 सेकंड तक लेगा, तो 20 मीटर दूरी, ठीक है। तो 20 मीटर दूरी, तो वर्क कितना आ गया भाई 2000, ठीक है। 2000 जूल हमारे पास क्या हो गया, वर्क आ गया। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वर्क की जगह 2000 रखेंगे, ठीक है। टाइम की जगह हम 10 सेकंड रखेंगे। ये कट के क्या आ जाएगा 200 वोट, 200 वोट क्या आ जाएगा इसका पावर आ जाएगी, ठीक है। 200 वोट इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं भाई, जो पूछा गया है वो सबसे पहले लिख लो, फिर देखो कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास टाइम तो दे रखा है सीधा सीधा, वर्क नहीं दे रखा, वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F.S। देखो फॉर्मूले आपने जो शुरू में लिखे थे ना मैंने, उसके अलावा कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो याद कर लो और थोड़ा सा समझ लो, बस बाकी हो गया काम ख़त्म, कुछ है ही नहीं सवालों में। चलिए, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं दे दिया, नहीं नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन में, क्या है देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम एक पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 जी मान लेना है और पिंड की स्थिति, अरे यार सिंपल क्वेश्चन है, MGH लगाना है बस, MGH ये रखना है, क्योंकि M भी दे रखा है और G का मान भी 10 दे रखा है और H भी दे रखा है। बस कर लेना सोल्व। देखो सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 5, ये 50 जूल आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। देखो एक बार करके ही दिखा देता हूँ यार। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। और इंटू में M मतलब G इतना, H इतना, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा और ये हो जाएगा 50। देखा 50 जूल, मुँह ज़बानी सोल्व कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शायद मेरा फिर से पेन नहीं चल रहा है यार, ये पेन भी तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चलते हुए पिंड जिसके द्रव्यमान का अनुपात इतना है, ठीक है। इनका मास कितना है 1 और 2, और गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना है, तो वेग का अनुपात कितना होगा भाई। बड़ा ही असाधारण, असामान्य, अचिंतित, विपरीत क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1/8, ठीक है। मतलब एक एक मतलब दोनों दो लाइन लेके चलेंगे तो भाई एक की तो दे रखी है 1 और एक की दे रखी है 8, ठीक है। तो हम इसको अपॉन में लेके चलेंगे। एक वाले की लिए द्रव्यमान कितना है 1 है, तो एक काइनेटिक एनर्जी तो हाफ, ठीक है। और M कितना है इनका 1 M, हाफ MV, V यहाँ पर नहीं बताएगा, ठीक है। हाफ MV स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो निचले वाले के लिए भी क्या दिया गया है हाफ, और M इसका है 2, और V इसमें भी नहीं दी गई है, ठीक है। अब बाकी हम क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व। देखो ये 2 जाएगा इसके साइड में, ठीक है। ये 2 से ये 2 जाएगा कट, ठीक है। तो यहाँ तो V स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2, और यहाँ V स्क्वायर की जगह क्या, V स्क्वायर के आगे क्या आएगा 8। भाई ये 8 इस साइड चल के आ जाएगा और ये 2 इस साइड आया, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा। तो V स्क्वायर यहाँ पर तो आ गया 2, यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 8। तो अब इसको एक बार ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको ये पूरे सिस्टम को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ छोटा, आगे समझ में। और अब मैं यहाँ क्वेश्चन को फिर से सॉल्व मतलब आगे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या बच के आ गया। अरे यार इसकी डंडी कहाँ भाग रही है, पेन से लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, देखो ये जो है हमारे पास क्या निकल के आया है V स्क्वायर बराबर आया है 2, और दूसरा V स्क्वायर है उसका निकल के आया है बटे में 8, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बीच का ये इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8, तो देखो 8V1 स्क्वायर इजकल टू 8 ना 2V2 स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 8V1 स्क्वायर इजकल टू 8
यार इतना इतना ख़राब करने की ज़रूरत है ही नहीं। वापस करता हूँ मैं, देखो इसको यहीं सिंपल बना देता हूँ। हाँ, ये होगा ना 2, ठीक है। तो V1 की तो 2 है और V2 की 8 है, तो ये 2 इस 8 से कितने पे कटेगा, 4 पे कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए अब कि V1 स्क्वायर बराबर है और V2 स्क्वायर बराबर कितना है, 1/4, ठीक है। तो V1 और V2 स्क्वायर बराबर कितना है, 1/4। अब इनको रूट को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड देंगे रूट, ठीक है। तो हमारी V1 की तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है, और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 1:2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने इस क्वेश्चन को इतना सा घुमा दिया ना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए वस्तु और कोण के बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। देखो वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो होता है एफ एस, ठीक है, एफ एस कोस थीटा। अरे यार कोस नहीं दिख रहा, कोस थीटा, ठीक है, एफ एस कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू, देखो कोस थीटा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में लाई करती है कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो देखो कोस 0 होता है 1, ठीक है, कोस 0 होता है 1 और कोस 0 होता है 1, ठीक है। और कोस 19 होता है 0 और कोस 0 होता है, कोस 0 होता है 1, ठीक है। कोस 0 1 होता है, कोस 90 होता है 0। तो कोण कितना होना चाहिए, कोण होना चाहिए 0 डिग्री का कोण होना चाहिए, जो सबसे अधिक कार्य करवाने के लिए, ठीक है। इस सबसे अधिक कार्य करवाने के लिए कितना कोण होना चाहिए, मतलब जभी तो एक आएगा, और किसी कार्य को ख़त्म करने के लिए कितना 0 होगा, तो काम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण पे कोण लगेगा तो क्या कार्य क्या हो जाएगा, 0। जैसे कुली द्वारा किया गया कार्य पे 90 डिग्री का कोण था ना, तो कार्य क्या हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे अधिक कार्य करवाने के लिए 0 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं फिर से बढ़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कहाँ गई, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है कि एक चिकने क्षैतिज तल पर एक आयताकार गुटका रस्सी की सहायता से 20 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। रस्सी क्षैतिज 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 न्यूटन बल पर कितना कार्य किया गया, ठीक है। कार्य कितना किया गया है ये बात पूछी गई है, ठीक है। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है WOR के, वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा की जगह हम 30 ले लेंगे क्योंकि दे रखा है 30, ठीक है। एफ, बल कितना दिया गया है, बल दे रखा है भाई 10 न्यूटन, कितना मीटर सर का है, 5 मीटर, इंटू में कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है भाई। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। 25√3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25√3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो 25√3 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, मुँह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लग पाए, जिससे ज़्यादा टाइम लगाओगे फिर क्या ही फ़ायदा उस क्वेश्चन को करने का ही, ठीक है। कई क्वेश्चन पेपर ऐसे आते हैं, अभी DSSB का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 200 क्वेश्चन थे, 100 मिनट, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। हाथ पैर फूल जाएंगे भाई साहब, मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे तो, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट नहीं आएगा ना आपको, तो कर नहीं पाओगे उन क्वेश्चनों को, ठीक है आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। एक विद्युत बल्ब जिस पर 200 वोल्ट और 220 वोल्ट और 60 वोल्ट अंकित है, 220 वोल्टेज और 60 वोल्ट अंकित है, 220 वोल्ट के विद्युत को 10 घंटे तक जलाया जाता है, विद्युत द्वारा कुल ऊर्जा का खर्च कितना किया गया है वो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, कुल खर्च, खर्च बताना है तो पावर होती है, देखो पावर बराबर होती है, हमें पता है पावर बराबर होती है एनर्जी बटे टाइम, ठीक है। वर्क बटे टाइम है एनर्जी, ENE,
एनर्जी बटे टाइम, ठीक है, एनर्जी बटे टाइम होती है वर्क। हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर इनटू में टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, ऊर्जा बराबर हो जाएगी P इंटू में T, ठीक है, P इंटू में T हो जाएगी। तो पावर कितनी है इसकी, 60 वोट है, ठीक है, पावर कितनी है, 60 वोट है। और टाइम कितना है इसका, टाइम है इसका 10 घंटे। तो 10 इंटू में इसको मिनट बनाओ, फिर इसको बनाओ सेकंड, इतनी, ठीक है, इतनी क्या होगी ये इसकी ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊर्जा होगी। अब ऊर्जा को इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 चंग 36 216, ठीक है। तो 216 और 1 2 3 4 10 की पावर 4 0, ठीक है। तो ऐसा कोई आंसर है 216 इंटू 10 की पावर 4 0, ये रहा, ठीक है, ये आंसर रहा हमारे पास 10 की पावर 16 इंटू में 4 0, ठीक है। हमने पावर की फार्मूला होता है एनर्जी बटे टाइम, मतलब वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। जब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक का तो एनर्जी बटे टाइम आ जाएगा इसमें, ठीक है। हम ऊर्जा की वैल्यू काट लेंगे पावर इनटू में टाइम, और पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम को जो घंटा था उसको हमने सेकंड में बदल लिया। तो सेकंड में बदलने के लिए हमने 2 बार 60 गुणा कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 216 10 की पावर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फिर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड में 0.04 विस्थापन पैदा होता है तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो W बराबर होता है F डॉट S या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, D लिख देते हैं अब की बार, बहुत देर हो गया SS देखते हैं हम, है ना, ठीक है। तो कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगाया, और कितना सर का भाई साहब, 4/100 सर क्या है। बस 0.4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये कट जाएगा कितने पे, 20 पे, और ये काट देगा किस पे, 5 पे, 1/5, ठीक है। और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.0 देखा, 0.5 दूनी 10, ठीक है, यह आ जाएगा जूल, 0.2 जूल, ठीक है। 0.2 जूल कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो भाई आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो, और फर्श के बीच में घर्षण का गुणांक कितना हो, तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो, फॉर्मूला छोड़ दो यार, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करो 250 इंटू में 0.3, ठीक है, 0.3 ये गुणा कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 250 इंटू में 3/10, 0 कट गया, 75, ठीक है, 75 न्यूटन का इसमें घर्षण आ गया। एक फॉर्मूला होता है UR का, ठीक है, UR करके एक फॉर्मूला होता है जिसमें UR करके मतलब घर्षण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ये देख लो कि न्यूटन वजन लिख रखा है और गुणांक लिख रखा है, उसको गुणा कर दो, आपस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा ही है क्वेश्चन सा, ठीक है, तो इसको देख लेना। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, और आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करें अच्छे वीडियो कितनी समझ में आई, क्या नया करना है आपके लिए, ठीक है, सारी चीज़ें मुझे बताएं। मैंने मैथ की वीडियो बना दी है, डाल दी है, और रीजनिंग की भी डाल चुका हूँ, ठीक है, और फिजिक्स की वीडियो डल जाएगी अभी, ठीक है। और रेलवे NTPC, रेलवे D ग्रुप, और भी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ रीजनिंग आती है वो सब उनके लिए सफिशिएंट है। और ये फिज़िक्स का बैच जो है
ये तो भाई जिसमें भी फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना भाई, उसके कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, फिर करवाऊंगा प्रैक्टिस। रेडार डेली अपडेट चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बता दो। ठीक है, और जुट जाओ अपने तैयारी के, और चक दो फट्टे अब की बार। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करना। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।